डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है। कोशिका विभाजन जो है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? विर्चो का नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे। जब हम लोग कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिका के अंग के बारे में पढ़ रहे थे, उस समय में विर्चो आए थे कोशिकांग के खोज में। ठीक है। अब 1855 ईस्वी में सर्वप्रथम यहाँ जो है वर्चो लिखा हुआ है, इसको विर्चो भी इंग्लिश से आप देख सकते हैं, ने स्पष्ट किया था कि नवीन, नवीन का मतलब होता है नया, कि नई कोशिकाओं का जो जन्म होता है वह पहले से विद्यमान कोशिकाओं से होता है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि दूध से डायरेक्ट दही बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी। दूध फट सकती है, 5 दिन रखने के बाद वह बुरी तरह से बर्बाद हो सकती है, खराब हो सकती है, लेकिन दूध से दही कभी भी नहीं बन सकती है। लेकिन जैसे ही आप दूध में थोड़ा सा दही का अंश डालिएगा, तब दूध से दही बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये कैसे होगा? दही में जो बैक्टीरिया है दही बनाने वाला, वो दूध में जाता है और उसी का डिवीजन क्या होता है? शुरू हो जाता है। तो यह इस चीज का प्रमाण है कि कोई भी कोशिका की जो उत्पत्ति होगी, कोई भी कोशिका का जो जन्म होगा, जो पहले से विद्यमान कोशिका है उसी के डिवीजन से होगा। क्या होगा? उसी के डिवीजन से होगा। और कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य एक कोशिका से अनेक कोशिका बनाना है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ? संतति। संतति का मतलब होता है संतान। संतति का मतलब क्या होता है? संतान। हमारे शरीर के अंदर अगर कोशिका का विभाजन हो तो हमारे शरीर में क्या होगा? ग्रोथ होगा। लेकिन जो छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव हैं, अगर उसके शरीर में विभाजन होगा तो क्या होगा? उसके शरीर का ग्रोथ नहीं होगा, बल्कि एक जीव से दूसरे जीव का उत्पत्ति होगा, निर्माण होगा। दैट इज क्लियर? इस चीज को समझ रहे हैं? इसलिए ऐसा यहाँ लिखा हुआ है कि एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं को जन्म देना। तो सूक्ष्म जीव में जो सरल कोशिका वाले जीव हैं, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सब में अगर डिवीजन होगा तो इसका ग्रोथ नहीं होगा, बल्कि नए जीव डेवलप हो जाएंगे, नए जीव बन जाएंगे। इसलिए ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। ये कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि, मानव तथा अन्य प्राणियों में, इस चीज को आप देखिए। अगर हम लोग सूक्ष्म जीव को देखें तो वहां डायरेक्ट सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति होगी, लेकिन हमारे शरीर में और जस्ट लाइक हायर एनिमल में, हायर प्लांट में क्या होगा? शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनरुत्पादन। जस्ट लाइक हम लोगों को चोट लग जाता है, हम लोगों के शरीर में कहीं कट जाता है, घाव हो जाता है, तो फिर वह क्या होता है? कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है। तो वहां जो ठीक होने की प्रक्रिया है, तो क्या होता है? सेल का ही तो क्या होता है? पुनर्पूर्ति होती है। मान लो किसी को गुड़ा हो गया, पूरा हाथ में गुड़ा हो गया, उससे पस निकल रहा है, तो पस क्या है? आपके जो कोशिका सड़ गए हैं, गल गए हैं, जो साइटोप्लाज्म है, जो और भी मटेरियल है आपके शरीर का अंदर, वह बाहर निकला और उसके अंदर वाला परत से क्या हुआ? फिर से रिपेयर शुरू हो गया। फिर एक दिन ऐसा आएगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद कंप्लीट ठीक हो जाएगा। सिर्फ निशान रहेंगे, वह निशान भी क्या हो जाएगा? काफी दिन होने के बाद वह भी मिट जाएगा। या क्या है? सेल डिवीजन के बाद ही तो रिपेयर है ना। तो इस चीज को आप देख लीजिए। नवीन अंगों की वृद्धि एवं लैंगिक और अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पीछे देखिए क्या होता है। जब हम लोग जनन पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। वहां एक कोशिका से ही क्या होता है? जीवों की उत्पत्ति होती है। तो लैंगिक में क्या होता है? कम से कम 2 कोशिका चाहिए होता है, एक नर और एक मादा। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है कि एक कोशिका में क्षमता है कि वह जीव को डेवलप कर सकता है। तो वहां भी सेल डिवीजन से ही होता है। और लैंगिक की बात करें तो वहां भी मेल फीमेल सेल जब मिलता है, उसके बाद जायगोट का सेल डिवीजन होता है, तो उससे भी जीव बनता है। तो बेसिकली हर जगह क्या होना है? डिवीजन ही होना है। समझ रहे हैं इस बातों को? क्या होना है? डिवीजन ही होना है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और सामान्यतः कोशिका का विभाजन 2 प्रकार के देखने को मिलती है, समसूत्री और अर्धसूत्री।
मुख्य रूप से, सामान्यतः मतलब मुख्य रूप से दो ही विभाजन है। एक समसूत्री जिसको माइटोसिस कहते हैं और उसके बाद अर्धसूत्री जिसको मियोसिस कहते हैं। लेकिन एक प्रकार और भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, असूत्री। क्योंकि यह वेल डेवलप नहीं है, अधिक पैमाने पे इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन ये भी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कोशिका विभाजन भी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन कहते हैं और माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, समझ रहे बातों को। तो पहला प्रकार है, पहला प्रकार हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला प्रकार हम क्या है, असूत्री विभाजन का है। यह विभाजन आदिम जीवों में, आदिम समझते हैं प्री एग्जिस्टिंग एनिमल, जो सबसे पहले हो, एकदम सरल संरचना वाले जीव, जिसे आद्य बैक्टीरिया कहते हैं। जब बैक्टीरिया पढ़ाए थे तो बताए थे यूके बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया या आदि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी जो सबसे पहले बना हो, पहला बैक्टीरिया हो, पहले सूक्ष्म जीव हो, उसमें जीवाणु में, कवक में, प्रोटोजोआ में, शैवाल में, सभी के सभी सूक्ष्म जीव है। क्या है, सूक्ष्म जीव है। आदि को आदि में देखा जाता है। इन जीवों में क्या होता है, असूत्री कोशिका विभाजन होता है और नए जीव उत्पन्न लेते हैं। ठीक है, और इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, बताए थे अमीबा में, अमीबा का उदाहरण देके बताए थे कि पहले किसका विभाजन होगा, केंद्रक का। केंद्रक के विभाजन होने के बाद वह दोनों कैसे होगा, ऐसे फैल के क्या होगा, इधर जो है आपको पता है कि इधर परिधि की तरफ आ जाएगा। उसके बाद फिर बीच में जो कोशिका द्रव है वह भी क्या होगा, फैलने के बाद ब्रोक कर जाएगा, टूट जाएगा और नए जीव में बढ़ जाएगा। तो फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर यह अलग हो जाता है और प्रत्येक भाग एक संतति केंद्रक पहुंचता है। और एक केंद्रक पहुंच गया तो उस सेल का क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि एक सेल से ही जीव का वहां विकास हो रहा है, तो एक कोशिकीय जीव बन के तैयार हो गया और एक अमीबा से क्या हो गया, दो अमीबा बन गया आपका। इस तरह की बातें होती है। ये हो गया आपका कौन सा विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोगों को लेके चलना है। अब दूसरा प्रकार जो हम लोगों का क्या है, समसूत्री। क्या है, समसूत्री। सम से आप लोगों को कुछ मतलब दिमाग में आ रहा है, सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है, ठीक है, इक्वल होता है। और विभाजन का मतलब समझ ही रहे हैं कि दो भागों में बंटना, या दो भागों में नहीं, समझ लीजिए कि बंटना, ऐसा नहीं कर सकते दो भागों में, मतलब बंटना। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज को, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस भी कहते हैं। यह परोक्ष कोशिका विभाजन है। और माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में कौन किए थे, वॉल्थर फ्लेमिंग महोदय के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही कोशिका विभाजन का नाम क्या दिया था, माइटोसिस दिया था। ठीक है, रखा गया था। धागे की तरह निर्माण, वास्तव में माइटोसिस का अर्थ केंद्रक का विभाजन है, परंतु व्यवहारिक रूप में यह शब्द केंद्रक विभाजन का है। परंतु व्यवहारिक रूप में यह शब्द केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों के विभाजन के लिए इस्तेमाल में होता है। ऐसा न हो कि सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो और कोशिका के अंदर जो द्रव है उसका विभाजन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जब केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक दो भागों में बटेगा, तो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव है वह भी दो भागों में बट के दो अलग अलग कोशिका का निर्माण कर लेगा।
उनके अनुसार इस चीज को समझिए कि क्या है कि बोला गया था कि जो माइटोसिस है इसका मतलब होता है केंद्रक का विभाजन। किसका विभाजन? केंद्रक का विभाजन। दैट मीन्स इस शब्द का अर्थ होता है केंद्रक का विभाजन, बट ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम लोग व्यवहारिक देखते हैं या वास्तव में ये चीज होता है जीवों के अंदर, तो सिर्फ केंद्रक का विभाजन नहीं होता है। केंद्रक के साथ जो है उसका जो कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य है, उसका भी विभाजन होता है। फिर केंद्रक प्लस उसका कोशिका का द्रव्य, कोशिकीय द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ये बढ़ जाते हैं और नए कोशिका और नए जीवों का निर्माण हो जाता है, उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। और समसूत्री कोशिका विभाजन एक निरंतर प्रक्रिया, निरंतर मतलब लगातार होने वाली प्रक्रिया। ठीक है। ये चलते ही रहती है, किसी भी जीवों के अंदर जो है ये चलती ही रहती है, जिससे उसके शरीर के अंदर जो है कोशिका का बनना लगातार बना रहता है। हम लोगों के शरीर की ही बात करें, जब बोलते हैं कोई भी काम करते हैं, हर दिन करोड़ों कोशिका बनता है और करोड़ों कोशिका नष्ट होता है। ठीक है। अगर थोड़ा सा आप ऐसे किए ना, ऐसे अब इतना करने से समझ लीजिए कि लाखों कोशिका डेथ हो गया। हम जब बोल रहे हैं तब हो रहा है और बन भी रहा और ये मेंटेन रहता है लगातार। इसीलिए लिखा हुआ है कि निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। समसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रम है जो कई चरणों या अवस्थाओं में संपन्न होता है। दैट मीन्स यह समसूत्री जो विभाजन होता है आपका, या कई स्टेप में होता है। क्या होता है? कई स्टेप में होता है। अन्य चीजों की भी बात करें तो हर चीज का होने का एक स्टेप होता है। हर चीज का होने का क्या होता है? एक स्टेप होता है। वो स्टेप आप समझ ही रहे हैं, चाहे चाय बनाने का स्टेप हो, खीर बनाने का स्टेप हो, या फिर कोशिका विभाजन का स्टेप हो, उसका भी स्टेप होता है। और उन्हीं स्टेप को पढ़ के हम लोग इस पूरे समसूत्री विभाजन को क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है। तो अध्ययन की सुगमता के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? 5 चरण में। ऐसा नहीं है कि 5 चरण होता है, सिर्फ अपने को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसे क्या किया है? 5 चरण में बांट दिया है। जब मेरे शरीर के अंदर होगा या किसी जीव के अंदर होगा तो उसको नहीं पता है कि अपने को 5 चरण में टूटना है, 5 चरण में बंटना है या विभाजित होना है, तब जाके सेल बनना है। हम लोग चूंकि पढ़ने में इस चीज को समझ सके आसानी से, इसलिए क्या किए हैं? 5 स्टेप में इसको बांट दिए हैं। जब आप लोग 9th में, 10th में, 11th, 12th में मैथ पढ़ते होंगे, तब कोई भी सवाल जब बनाते हैं तो वहाँ स्टेप लिखते होंगे। पता है ना आप लोगों को? स्टेप 1, स्टेप 2 इस तरह से लिखते हैं, 1 स्टेप करके, फिर उसको मानते भी जाते हैं और लास्ट में उसको ऐड करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हम लोगों को चलना है, इन सब चीजों को देखते हुए। पहला क्या है? पहला कौन सा अवस्था है आपका? इंटरफेज। देख लीजिए यहाँ, विरामा अवस्था या इंटरफेज। विरामा अवस्था या इंटरफेज। विरामा अवस्था से ही पता चलता है विराम, जो पहले से एकदम रिलैक्स मूड में है। क्या है? रिलैक्स मूड में है, शांत पड़ा हुआ है, लेकिन अब वह जगेगा। किसके लिए? डिवीजन के लिए। अब उसमें प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है। तो समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक कोशिका विरामा अवस्था में होती है। आप लोग भी जब यहाँ क्लास आ रहे थे, ठीक है, तब आप गति में थे, लेकिन आप जब घर पे थे तब क्या, किस अवस्था में थे? विरामा अवस्था में थे। जब आप लोग सभी नहीं आए थे, क्लास शांत था। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे का इंतजार कर रहे थे, अभी क्लास चल रहा है। इसी तरह से शुरू होगा। डिवीजन से पहले सारी कोशिका किस अवस्था में होगी? विरामा अवस्था में होगी। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगा वह स्टार्ट हो जाएगा। और इस अवस्था में कोशिका क्या लिखा हुआ? जलयोजित। ठीक है। हाइड्रेट होने के कारण गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है। हर कोशिका में गुणसूत्र होता है। हम जब पढ़ाए थे कोशिकांग तब बताए थे कि कोशिका के अंदर केंद्र होता है। केंद्र के अंदर क्या होता है? केंद्रिका होता है। उसके अंदर धागे नुमा संरचना पाया जाता है, इस तरह से उलझा हुआ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। जो बताए थे कि अलग अलग जीवों के कोशिकाओं में अलग अलग पाया जाता है। तो विरामा अवस्था में जब कोशिका होगा तो वह जलयोजित होगा। दैट मींस उसमें जल मिले होंगे। वैसे सभी कोशिका में ऑलमोस्ट 90% क्या होता है? वाटर ही तो होता है। तो उस समय क्या होगा? आपको नहीं दिखेगा। क्या होगा?
नहीं दिखेगा। नहीं दिखने के पीछे वजह है कि यही जल घोषित होगा। और इस अवस्था में केंद्रक जाल, ठीक है, केंद्रक द्रव में विस्तृत रहता है, मतलब मिला हुआ रहता है, परंतु धीरे धीरे यह केंद्रक जाल स्पष्ट होने लगता है। और चित्र के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखेंगे कि इस तरह से स्पष्ट दिखता है। देख लीजिए, पेज हम आपको दिखाते जाएंगे, पेज के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। यह आपका पहला पेज है, इंटरपेज। इंटरपेज के बाद क्या होता है? प्रोपेज। इस तरह से 5 पेज पढ़िएगा। कितने पेज पढ़िएगा? 5 पेज पढ़िएगा। इसको थोड़ा सा बांट लीजिए आप। ये आपका कोशिका हो गया, और कोशिका के अंदर ये आपका क्या हो गया? केंद्रक। और ये सब जो दिख रहा है इधर छोटे छोटे इस तरह से ड्रॉपलेट में, ये हो गया आपका जीव द्रव्य। क्या हो गया? जीव द्रव्य। यह इसका झिल्ली है। यह जो दिख रहा है आप लोगों को कटा फटा, ये कट्स वाला, जब झिल्ली बता रहे थे केंद्रक झिल्ली तब बताए थे। अब इसके अंदर हर चीज लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, मैगी के जैसे फैला हुआ लगता है, प्लेट में मैगी रखा हुआ है पूरा बॉयल करके। यही आपका गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र है। समझ रहे हैं? यह अभी बिखरा हुआ है, उसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा? रीअरेंज होगा, अरेंज होता जाएगा। अरेंज कैसे होता जाएगा? इसका देखिए आकृति और इसका आकृति देखिए। अब ये क्या हो रहा है? सेंटर के जैसे हो रहा है, फैल के सेंटर के जैसे हो रहा है। इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। आ गया यहाँ। अब देखिए क्रोमोसोम दिखा रहा है, वास्तव में 2 क्रोमेटिड्स। इधर देखिए, इधर ठीक है। इस चीज के बारे में बताए थे कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। याद कीजिए जब कोशिकांग पढ़ा रहे थे, ये तारक केंद्र है और सेंट्रोमियर है। या गुणसूत्र का जब पाठ बताए थे, गुणसूत्र की जब आकृति हम आप लोगों को बताए थे कि इस तरह का गुणसूत्र का आकृति होता है, तब उस समय हम सब कुछ बताए थे कि सेंट्रोमियर, ठीक है, क्या होता है, ऊपर वाला जो प्लेट है क्रोमेटिड क्या होता है, उस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कीजिए और उस चीज को देखना है। अब देख लीजिए। अब कंप्लीट देखिए, इस तरबूज के जैसे हो गया है। यहाँ पे ही मिला है, यहाँ पे ही मिला है, बाकी लाइनिंग ऐसे हो गया। देख लीजिए, दिख रहा है तरबूज के जैसे आप लोगों को? दिख रहा है। ये तरबूज देखिए एकदम लगता है कि पक के और फैल गया। ये लाइनिंग मिटता जा रहा है और यहाँ से ही ब्रोक हो गया है। ये पूरा इधर आ गया है और यहाँ पे ही ब्रोक हो गया है, टूट गया है। देख लीजिए इसके। अब 2 पेज, पेज 1, पेज 2, उसके बाद क्या है? पेज 3, पेज 4। देख लीजिए इस चीज को किस तरह से यहाँ दिखाया गया है। अब ये मध्यवर्ती रेखा, इसके मध्य में, और तर्क तंतु है, बेटा पेज हो गया ही। इसके बाद ये ना पेज है। इसमें देखिए कंप्लीट कैसे ये अलग हो गया। अब थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब देखिए टेलोपेज। टेल मतलब क्या होता है? टेल मतलब क्या होता है? पूंछ होता है ना। जब कंप्लीटली कोई चीज टूट के अलग हो जाए, पूरा कोना में पहुंच जाए ये चीज, इस चीज के कोना में पहुंच गया और इसका डिस्टेंस बढ़ता चला गया। देख लीजिए, इधर ब्रोक हो गया या इधर ब्रोक हो गया हुआ, और ये ब्रोक होने के बाद जो है ये सब भी सिकुड़ना शुरू कर दिया इसको तोड़ने के लिए। ये है टेलोफेज। क्या है? टेलोफेज। जो आपका कौन सा पेज है? 5वां पेज है। उसके बाद देख लीजिए, और यहाँ से ब्रोक कर गया, टूट गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतति कोशिका है। संतति कोशिका बन गया ना, जो नए कोशिका बन गए ना। कोशिका द्रव के विभाजन के बाद देख लीजिए, केंद्रक तो पहले ही बन गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बचा हुआ था क्या? कोशिका द्रव, जीव द्रव। वो अभी टोटल 2 भागों में टूट के बन गया। तो देख लीजिए कि समसूत्री विभाजन के अंतर्गत एक कोशिका किस तरह से 5 स्टेप में बंटने के बाद क्या करता है? नए कोशिका निर्माण करता है, उत्पन्न करता है। ये 5 स्टेप देख लिए ना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इंटरफेज। हिंदी सबका नहीं दिया हुआ है। इंटरफेज। इंटरफेज के बाद क्या है? प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज। मेटाफेज के बाद एनाफेज। और एनाफेज के बाद टेलोफेज। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि किस तरह से यह होता है।
अब दूसरा फेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा फेज का क्या नाम है? प्रोफेज। क्या नाम है? प्रोफेज। प्रो मतलब क्या होता है? प्रो नया। प्रो मतलब होता है पहले। प्रो मतलब क्या होता है? पहले, फर्स्ट। ठीक है, समझ रहे हैं? तो देख लीजिए, संस्कृति विभाजन के प्रारंभ होते ही, दैट मीन्स पहले, फर्स्ट, ठीक है, प्रारंभ होते ही कोशिका में निर्जलीकरण शुरू हो जाएगा। निर्जलीकरण बोले तो उसके अंदर जो जल है वह गायब होना शुरू हो जाएगा, या उससे निकल के अन्य भागों में फैलना शुरू हो जाएगा, वहां से जल गायब हो जाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप कोशिका और तत्पश्चात क्रोमेटिन जाल भी स्पष्ट नजर आने लगते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि पानी खोल रहा है, उसमें आप मैगी का जो गट्ठर है डाल दिए, तो शुरू शुरू में वो नहीं दिखता है। जैसे जैसे पानी खोलता है, पानी जो है वाष्प बन के उड़ने लगता है, पानी की मात्रा घट जाता है पोट के अंदर, बर्तन के अंदर, तो आपको वो जो मैगी का गट्ठल था वो फैलता हुआ नजर आने लगता है ऊपर में। और एक समय ऐसा आता है कि पूरा का पूरा पानी जो है जल के नीचे, पूरा का पूरा पानी जल गया, वाष्प के रूप में उड़ गया, सिर्फ मैगी नजर आया, थोड़ा सा पानी लगा रहता है, मैगी के अंदर लगा रहता है, मैगी के ऊपर लगा रहता है, पूरा का पूरा मैगी दिखने लगता है। सेम उस चीज को यहाँ समझिए, उस चीज को यहाँ समझिए। तो जैसे ही निर्जलीकरण शुरू हो जाएगा, जल खत्म होता जाएगा, उसके बाद आपको क्या करेगा, कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जो है आपको जाल के समान दिखना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद क्रोमेटिन जाल धागे में टूटकर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, दैट मीन्स बनेगा, उस रूप में या पाया जाएगा। यह टुकड़े गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोमियर कहते हैं। क्रोमोमियर इस तरह से होता है, मान के चलिए ये आपका गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र। ठीक है, फिर एक जगह और मान लो इधर सक्रिय कर दो आप, समझ रहे बातों को? इस तरह से सक्रिय कर दीजिए। अब ये जो सक्रिय चीज है, जहाँ दाने दाने बन रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? क्रोमोमियर। बताइए। क्रोमोमियर कहेंगे। और प्रारंभ में गुणसूत्र थोड़े लंबे होते हैं, और प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, जो कि आप पहले भी जानते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में विशिष्ट स्थान होता है, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं, जो उस गुणसूत्र को अलग अलग भाग में बांटता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से चीजें बटी होती है। और इसके पश्चात गुणसूत्रों की लंबाई में क्या होता है? अर्ध भागों में विभाजित हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से ही टूट जाएगा, यहाँ से ही टूट जाएगा, और जो है टूटने के बाद जो है वह दोनों सेंटर के तरफ पकड़ के बढ़ जाएगा। या विभाजित होने के बाद क्या होगा? टूट जाएगा, परंतु दोनों अर्ध भाग एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। और प्रत्येक अर्ध भाग को अर्ध गुणसूत्र या क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है। और जंतु कोशिका में कारक या सेंट्रोसोम, जब आप लोग को कोशिकांग पढ़ाए थे, उस समय पढ़ाए थे, दो भागों में विभाजित होकर कोशिकाओं के दोनों ध्रुव, कोशिकाओं के दोनों ध्रुव से तात्पर्य है एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। इस तरह से यह टूटने के बाद आपको बना हुआ दिखता है। समझ रहे हैं बातों को? ये दोनों ध्रुव की, और वह क्या होगा? सेंट्रलाइज होगा, वह खिसकते जाएगा और वहां जाके चिपक जाएगा, खिसक जाता है। और प्रत्येक तारक के चारों ओर अनेक तारक रश्मियां, रे जिसको बोलते हो, निकलती है। और ये दोनों तारकाओं के बीच कोशिका में कुछ परिवर्तन होता है, और इसके फलस्वरूप दोनों तारकाओं के बीच तरकु धागा, स्पिंडल फाइबर, इसी चीज को कहते हैं, इसी चीज को, ये जो निकल जाता है इधर से। ठीक है, देख लीजिए इस चीज को, ये स्पाइनल फाइबर है। प्लस पे टेप दीजिए, नहीं कर हो जाएगा।
कंट्रोल प्लस कंट्रोल से डायरेक्ट अरे सब कंट्रोल प्लस सब सॉफ्टवेयर में प्लस पे टिपे नहीं एक बार अरे ना होगा प्लस से सॉफ्टवेयर डाला हुआ ना ये चीज है इसके अंदर, देख लीजिए इस चीज को थोड़ा सा कि कैसे जो है कि कोशिका के दोनों ध्रुव की ओर या जो है आपका तारक का जो है सेंट्रलाइज हो गया है और यहाँ से जो है ये फाइबर जो है निकालना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तो थोड़ा थोड़ा सा ही जुड़ा रहेगा ऐसे, ठीक ना, इस तरह से उलझा हुआ करके जुड़ा रहेगा। जैसे जैसे तीसरे फेज में पहुंचेंगे, चौथे फेज में पहुंचेंगे तो ये क्या होगा, दूरी बना के यहाँ से ब्रोक करता जाएगा, दूरी बना के यहाँ से ब्रोक करता जाएगा। इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है सर। और इस खिंचाव के फलस्वरूप दोनों क्रोमेटिड्स कोशिका के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और गुणसूत्र का आकार भी या यू के जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भी या यू के जैसा हो जाएगा। इस तरह से या इस तरह से, जो कि ऐसे ही केंद्रक में फंसा रहेगा दोनों तरफ ध्रुव में, इधर और इधर। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, की तरह हो जाएगा। अब प्रत्येक क्रोमेटिड जो कि संतति गुणसूत्र है, वह संतति क्रोमेटिड उसको कह सकते हैं आप, या संतति गुणसूत्र कह सकते हैं। इस चीज को आप देख सकते हैं चित्र में जैसा कि दिखाया जा रहा है। देखिए फिर से एक बार इस चीज को आप देखिए, यह विरामन अवस्था है और यहाँ पे देखिए किस तरह से यह बटा हुआ है फेज के रूप में। इसमें सिर्फ एक सेंट्रल दिखा केंद्र देख लीजिए, यहाँ पे जिस तरह से ही है, उसके बाद देखिए कैसे ही वी शेप में या यू शेप में इस तरह से बन गया है बिखर के, और थोड़ा सा इधर ध्रुव की ओर खिसकते जा रहा है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ आते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कैसे सेंट्रोमियर आपका गांठ वाला जो बताए थे कि क्रोमेटिड से ऊपर वाला जो है उस रूप में आ गया है। और जैसे आप इसके बाद वाला अभी जो पढ़ेंगे हम लोग मेटाफेज, यह क्या होगा, इस तरह से फैल के दोनों तरफ जो सेंटर है ध्रुव है, ध्रुव की ओर जो है सेंट्रलाइज होगा, जाता जाएगा आगे। इसको देखिए ऊपर करके, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। एनाफेज में देखिए कंप्लीटली ऐसे हो जाता है, या इससे जुड़ने के बाद ये जो आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोसोम है, इस तरह से जिसमें आपका एक क्रोमोसोम फंसा हुआ है वी शेप में या यू शेप में। अभी जो आप पढ़े इस चीज को, थोड़ा सा यहाँ जुड़ाव रहता है, ठीक है, सेंट्रोमियर के द्वारा। उसके बाद यहाँ आने के बाद यह जुड़ाव जो है क्या होता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दोनों पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं, जो कि आपको दिख भी रहे हैं। और यहाँ पे टेलोफेज में ये कंप्लीट टूट के क्या होता है, अलग हो जाता है, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस होके संतति कोशिका या नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, यह किसके, देखिए पौधा के कोशिका से यह लिया गया है चित्र, कि पौधा के कोशिका में इस तरह से किया है। उसके बाद टेलोफेज है आपका। टेलोफेज में जैसे कि चित्र में आप देखेंगे किस तरह से टेलोफेज में यह किया गया, कि ध्रुव की ओर यह गया, और ध्रुव की ओर जाने के बाद यह जो है टूटा, और टूटने के बाद जो है कोशिका द्रव भी अलग होने के बाद यह पूर्ण रूप से अलग हो गया। इस चीज को आप देख लीजिए। इस अवस्था में संतति गुणसूत्र विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा बोले तो यहाँ से इस ध्रुव की ओर, यहाँ से इस ध्रुव की ओर इस शेप में आ गया, विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में खिसकते खिसकते अपनी और के तारक के निकट पहुंच जाते हैं, और प्रत्येक कोशिका ध्रुव में मौजूद संतति गुणसूत्रों
में प्रोफेज के ठीक विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है और इसके फलस्वरूप गुणसूत्रों में जलीकरण शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले जो है जल समाप्त हुआ था, अब जल बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि उतना वो टूट चुका है, और जिससे गुणसूत्र धीरे धीरे पतले और लंबे होते चले जाते हैं और इससे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि वह पहले वाला रूप के करीब पहुंच चुका है। अब जीव का उत्पत्ति यहाँ से होगा, इसलिए ये पूरा का पूरा उसके रूप पहुंच चुका है और इसकी केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाते हैं। केंद्रिका बोले तो वह पूरा इस तरह से बन जाता है। यहाँ जैसे आ गया, मान के चलो ही पूरा का पूरा, और यहाँ से इधर आ गया, यहाँ से जुड़ के यहाँ आ गया कोशिका के अंदर, तो ये पूरा गोला इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। अब ई केंद्रिका अलग हो गया, ई केंद्रिका अलग हो गया, केंद्र बनने के बाद थोड़ा सा और आगे खिसकेगा तो यहाँ से ब्रोक होके ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा और पूर्ण रूप से इस तरह से यह हो जाएगा। देख लीजिए आगे जो है इसके साथ गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होगा जो साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और इस साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, कोशिका का विभाजन हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, और विभाजन जिससे साइटोकाइनेसिस करते हैं, वस्तुतः कोशिका द्रव का विभाजन क्या होता है, एनाफेज से शुरू हो जाता है और टेलोफेज आते तक क्या होता है, समाप्त हो जाता है, बन के कंप्लीट हो जाता है लास्ट में रिजल्ट। ठीक है। और टेलोफेज के अंदर कोशिका द्रव बीचों बीच से अंदर की ओर धंसता हुआ शुरू हो जाता है, जिससे एक संकुचन बन जाता है और धीरे धीरे कोशिका द्रव का अंदर की ओर धंसना बढ़ना शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव दो भागों में बढ़ जाता है और अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। क्या होता है, पूर्ण विभाजन हो जाता है और इस प्रकार कोशिका एक से दो भागों में निर्मित हो जाता है या निर्माण हो जाता है। ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन कोशिका द्रव के अंदर धंसने के फलस्वरूप नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पादप कोशिकाओं में, ठीक है, तर्कु या जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं, के बीच में, ठीक है, नन्ही नन्ही कणिकाएं एकत्रित होकर और आपस में संयोजित होकर, ठीक है, कोशिका पट्टिका सेल प्लेट का निर्माण करती है और इस सेल प्लेट के दोनों ओर सेल्यूलोज की दीवार बन जाती है और इस प्रकार क्या होता है, वह दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा पौधा में और जंतु में कोशिका का विभाजन होता है। इसका महत्व थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि महत्व क्या क्या है। तो देख लीजिए महत्व क्या है कि समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका दो समान कोशिकाओं में बढ़ता है और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप निर्मित सभी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। गुणसूत्र की संख्या समान होती है क्योंकि समान रूप से बढ़ती है, इसलिए समान होती है। ठीक है, आधी नहीं रहती है। और इसी विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिकाओं के गुण मातृ कोशिकाओं के समान होती है। यह विभाजन सभी जीवों में वृद्धि का आधार है। किसी भी जीव में जो वृद्धि होता है उसके शरीर में, उसी वृद्धि के लिए क्या है बताइए, जिम्मेवार है। सजीवों में घाव का भरना एवं अंगों का पुनर्उद्भवन, ठीक है, रिजेनरेशन जो पाया जाता है इसी विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये कुछ महत्व थे, इसका कुछ महत्व ही पूछ सकता है। तो महत्व में क्या है, शारीरिक वृद्धि पूछ सकता है, घाव का बढ़ना पूछ सकता है, अंगों का पुनर्उद्भवन हो सकता है, यही पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा विभाजन है जिसमें गुणसूत्र समान संख्या में बढ़ते हैं, समसूत्री विभाजन में। कौन सा ऐसा विभाजन है जिसमें वेरिएशन नहीं होता, वेरिएशन बोले तो कोई चेंजिंग नहीं होता, तो समसूत्री विभाजन में ही। ठीक है, क्वेश्चन एक दो ही आएगा, लेकिन अलग अलग तरह के सारे क्वेश्चन को मैंने बताया है, उतना दूर तक जाएगा नहीं। तो आज जो है समसूत्री विभाजन खत्म हो गया आप लोगों का। कल हम लोग क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ के आइए।